हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है अंधेर नगरी नाटक, जो कि सन 1881 में प्रकाशित हुआ था और जो भारतेंदु द्वारा रचित एक व्यंग नाटक है, जिसके माध्यम से भारतेंदु जी ने सामाजिक व्यंग किया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यंग किया है और उसके माध्यम से सामाजिक विकृतियों को उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी संक्षिप्त और हास्य व्यंग से परिपूर्ण नाटक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के मूल स्वर में मूलहीन, अमान्य तथा अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंधव्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने लोगों में जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया है कि यदि आपका नेता ज्ञानी होगा या उसमें इतनी समझ होगी कि वो अपने शासन प्रशासन को किस तरह से संभाल पाए, किस तरह से अपने राष्ट्र को चला पाए, तो यदि उसमें नेतृत्व करने की या उस तरह की बुद्धि क्षमता है कि वो एक योग्य राजा बन सके और योग्य राजा बन के अपने प्रजा का उद्धार कर सके, अपने देश का उद्धार कर सके, तो वही योग्य राजा है। परंतु इस नाटक में बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से एक अयोग्य राजा अपना भी नुकसान करता है, अपने देश का भी नुकसान करता है और अपनी मूर्खता के कारण खुद विनाश का कारण बनता है, खुद के विनाश का कारण बनता है। तो इसकी जो प्रमुख पात्र है, इसकी जो पहले हम इस नाटक को जानने के पहले हमें इसके जो प्रमुख पात्र है उसको जानना अनिवार्य है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में कौन सा पात्र किस नाटक कौन सा पात्र है नहीं है और डाउट करने में आता है, और उसके बाद ही इसमें पहला दृश्य को में कौन सी घटना घटित हुई है, वो सब भी पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसकी समीक्षा करते हैं और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो अंधेर नगरी के प्रमुख पात्र जो है महंत गुरु है। ये जो महंत गुरु है एक साधु है, और उसके बाद एक साधु चरित्र पे आस्था और निष्ठा और दूरदर्शिता वाले एक साधु है, जिनको गोवर्धन दास है उनका शिष्य, ठीक है। तो ये बहुत ही लोभी शिष्य है इनका, महंत गुरु है। जो उनके दो शिष्य रहते हैं, गोवर्धन दास है और नारायण दास। जो गोवर्धन दास है थोड़ा सा लालची स्वभाव का रहता है, और जो नारायण दास रहता है ये अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति रहता है। और इसमें देखिए, फिर इसमें दूसरे पात्र भी है। इसमें तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है, पर इसमें से जो एक चौपट राजा नाम का जो व्यक्ति है, राजा है, वो शराब से डूबा रहता है तथा न्याय और अन्याय में फर्क नहीं समझता है, ठीक है। एक विलासी राजा का वर्णन किया है, मैंने लिखा नहीं है उसमें, पर यहाँ पे जो चौपट राजा है, चौपट राजा मतलब जो राजा है उसका नाम ही चौपट है। क्यों चौपट है? क्योंकि उसमें उस तरह की ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होने के बाद भी वो अपने कर्मों के कारण, क्योंकि वो नशे में धुत रहता है और उसके बाद भोग विलास में लिप्त रहता है, उसे शासन प्रशासन में किस तरह की वृत्ति अपनाना और किस तरह से रहना उसका ज्ञान नहीं है। अपनी प्रजा के हित के लिए उसे क्या करना है उसका भी ज्ञान नहीं है, और अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए उसको किस तरह की नीति अपनानी पड़ेगी और क्या किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, उसको उस तरह का नॉलेज नहीं है। तो उसी को बताने का प्रयत्न किया है। फिर उसके बाद में इसमें बताया है कि कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाला है, जो बाजार है बैठा है ना, बाजार जहाँ पे बाजार का दृश्य दिखाया गया है, तो उसमें जो बाजार में बेचने वाले जितने भी व्यापारी है उसके बारे में बताया कि कबाब वाला है, घासी राम है, नारंगी वाला है, हलवाई है, कुजलीन है, चूरन वाला है और मछली वाला है, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, बनिया, हाँ, पाचक वाला है, मुगल जात वाला, राजा, मंत्री, सेवक, फरियादी। अब इसमें फरियादी भी है, कल्लू, कारीगर और चूने वाला और गुरु, ये भी है। पर इसमें से जो प्रमुख पात्र है, मैंने सबसे पहले बताया कि महंत गुरु है, उनके दो शिष्य हैं। पहला कौन सा है? पहला है अपना
नारायण दास नहीं, गोवर्धन दास जो कि लोभी शिष्य है, और उसके बाद में दूसरा नारायण दास, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चौपट राजा के बारे में बताया कि किस तरह का स्वभाव का वो जो राजा है वो स्वभाव से किस तरह से है। फिर उसके बाद पे घटना इस तरह से शुरू होती है कि ये जो महंत है वो अपने दोनों शिष्यों के साथ गांव में प्रवेश करता है, और गांव में आने के बाद वो देखता है, गांव के बाजार में जाता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें टके से भाव बिकती है। तो गोवर्धन दास वो सोचता है कि अरे ये कैसा शहर है। दोनों शिष्य सोचते हैं कि किस तरह का शहर है कि यहाँ पे हर चीज़ टके से बिकती है। तो उसे थोड़ा सा अचंभा महसूस होता है, परंतु जो नारायण दास रहता है वो बोलता है कि नहीं बाबा, ये थोड़ा सा ये जो गांव है ये गड़बड़ दिख रहा है, ये हमारी समझ के बाहर है, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। पर क्या होता है कि जो गोवर्धन दास है, नहीं, वो बोलता टके सेर मिलता है तो वो तो लोभ में आ जाता है और वहाँ पे रहने लगता है। टके सेर जो भी मिलता है ले ला के बढ़िया खा पी के अच्छे से रहता है। पर क्या होता है यहाँ पर, फिर क्या होता है कि देखो, ये तो एक मौलिक प्रसन्न नाटक है जो सन 1981 में प्रकाशित हुआ है, और इसमें कुल 6 अंक है और 6 दृश्य है, ठीक है ना। इसके 6 अंक है और 6 दृश्य जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नाटक की शुरुआत किस तरह से होती है हमने तो बता दिया कि गुरु रहते हैं, उनके 2 शिष्य रहते हैं, वो एक गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद देखते हैं कि वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो उल्टे सीधे हैं, ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ टके सेर बिकती है। तो फिर इसमें क्या हो जाता है कि एक जो रहता है उसकी बकरी, उसकी जो है कल्लू बनिया रहती है, उसकी जो बकरी है वो फरियादी की बल्ली, फरियादी जो रहता है, जो फरियाद लेकर आता है वो उसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार से दबकर मर जाती है। वो न्याय की गुहार लगाने के लिए राजा के पास जाता है। तो राजा बोलता है कि इसे दंड दो। फिर दंड दो तो वो उसके लिए फंदा बनाते हैं, तो फंदा छोटा पड़ जाता है। तो वो बोले उसके गले में फिट नहीं हो रहा है, तो किसके गले में फिट होगा, जिसके गले में फिट होगा उसको दे दो फांसी। तो फिर उसमें क्या होता है, गोवर्धन दास वो अच्छे मोटे तगड़े रहते हैं और वो फंदा उनमें फिट हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, फंदा अभी अब फांसी तो देनी है, किसी न किसी को फांसी देनी है। तो पर ये जो फंदा बना है ये उसके गले के लिए फिट नहीं है। तो कल्लू बनिया को फांसी ना देते हुए गोवर्धन दास को फांसी दो। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा तगड़ा है और जो फंदा बना है वो फंदा उसके गले के लिए फिट है। तो फिर इस तरह से वो इस तरह से जो है अपने लोभ के कारण वो इनके चंगुल में फंस जाता है। और फिर बाद में जब ये दुर्दशा का कारण, जब ये पूरी जो घटना है और जो उसकी दुर्दशा हो रही है, वो सब उसका जो दोस्त है, जो शिष्य है नारायण दास, वो जाके अपने गुरु को बताता है कि देखो इस तरह से ऐसी ऐसी घटना हुई है, अब उसे कैसे बचाया जाए। तो बचाने के लिए फिर वो जो महंत है वो गुरु एक एक रास्ता निकालते हैं और बोलते हैं कि देखो ऐसा सा हमारा ऐसे ऐसे हम करेंगे तो वो हो जाएगा। तो महंत गुरु बोलते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि उस समय का वहाँ का जो राजा रहता वो मूर्ख रहता, उसका दिमाग उतना चलता नहीं है और मूर्खता के कारण वो अपना ही विनाश करता है। तो कैसे करता है, तो महंत क्या करते हैं, थोड़ी सी एक योजना बनाते हैं। उस योजना में क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, फांसी हमें चाहिए, फांसी हमें चाहिए। तीनों लड़ने लगते हैं और लड़ने बोलते हैं, लड़ने क्यों लड़ रहे हो, तो वो बताते हैं कि जिसको इस मुहूर्त में फांसी मिलेगी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मुझे चाहिए स्वर्ग, मुझे चाहिए। तो फिर ऐसे में वो लड़ाई करते रहते हैं। तो उसी समय वो राजा आ जाता है। तो राजा बोलता है कि नहीं, तुम्हें स्वर्ग कैसे मिलेगा, तुम थोड़ी ना स्वर्ग के हकदार हो, मैं राजा हूँ, मुझे मिलना चाहिए पहले। तो वो क्या करता, वो फंदे को लगा के खुद ही फांसी लगवा लेता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपनी मूर्खता के कारण अपना ही नुकसान करता है और अपने जीवन का नुकसान करता है। तो इसके माध्यम से जो लेखक है या नाटककार है भारतेंदु, वो इस समस्या को उजागर करना चाहता है कि यदि तुम्हारा राजा मूर्ख, अज्ञानी हो या फिर उसमें योग्यता, शासन चलाने की योग्यता निहित ना हो, तो वो अपने साथ अपने देश को तो डुबाता ही डुबाता है, प्लस अपने जीवन को भी संकट में डाल सकता है। तो ये समझाने का प्रयत्न किया है। जब ये नाटक लिखा गया था उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था और बहुत सारे राजा रजवाड़े जो थे अपने अपने हित के लिए क्या कर रहे थे, अपने अपने स्वार्थ के कारण लड़ाई वगैरह कर रहे थे और हमारे देश पे
फूट की स्थिति निर्मित थी। तो उसी को ध्यान में रखकर ये जो रचना की गई है और बताने का प्रयत्न किया गया है कि यदि राजा ही योग्य नहीं होगा तो किस तरह से वो अपनी प्रजा का संरक्षण करेगा, और यदि राजा ही योग्य नहीं होगा तो वो देश को क्या संभालेगा और खुद अपने विनाश का कारण बनेगा। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि पहले दृश्य में क्या है, दूसरे दृश्य, तीसरे दृश्य में। इस तरह की नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहले दृश्य में कौन सी घटना घटित हुई थी, ये सब पूछा जाता है, या फिर सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा जाएगा। और इसके अंक भी पूछे जाते हैं कि ये कितने अंक का नाटक है, कितने दृश्य का नाटक है, और ये मौलिक प्रश्न है और सन कितने में प्रकाशित हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहला दृश्य देखिए, अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। रजवाड़े का राजा आलसी और व्यसनी है, जो राजकाम व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय और अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन तथा अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। नाटक के कुल 6 अंक है, जिसमें गद्य पदात्मकता का मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि एक मूर्ख और विवेकहीन राजा है जो विरासत में प्राप्त धन दौलत का क्या करता है, दुरुपयोग करता है और विलासिता का जीवन जीता है, और वह प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। और इसमें बताया है कि जो ये नाटक है इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, क्योंकि बहुत जगह कहीं गाने का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जो सब्जी वाले हैं, जो बाजार का दृश्य है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बोल बोल के जो ग्राहकों को बुलाते हैं, टक्के शेर भाजी, टक्का शेर भाजा, जो भी है, तो वो सारी चीज़ें, तो इसमें पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों का मिश्रण किया गया है। तो देखिए पहले दृश्य में क्या बोला है कि पहले दृश्य में क्या होता है, महंत अपने दोनों चेले के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने दोनों शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगते भेजते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत भी करते हैं। अब देखिए उनको भेजते तो हैं भिक्षा मांगने, पर जब बताया जाता है कि नगर इस तरह से है कि यहाँ पे टक्के शेर भाजी और टक्के शेर भाजा मिलता है, तो सब टक्के शेर मिलता है, तो वो उसके बारे में बताते हैं कि ये जो राज्य है ये थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा, तो तुम उसको, वो बताते हैं कि यदि लोभ में आएंगे तो तुम अपना ही नुकसान करेंगे। वो समझा देते हैं, सचेत करते अपने गुरु को, ठीक है, अपने शिष्य को। गुरु सचेत करता है अपने शिष्य को, ठीक है। फिर दूसरे दृश्य में बाजार का दृश्य बताया गया है, जहाँ सब कुछ टक्के शेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित होता है तथा 7 पैसे में 2.5 शेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आता है, दूसरे दृश्य में, ठीक है। फिर तीसरे दृश्य में क्या होता है, महंत जी है जो, वो गुणी और अवगुणी में एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्यों को तुरंत वहां से चलने के लिए कहते हैं। लेकिन गोवर्धन दास जो रहता है सच्चे और स्वादिष्ट भोजन की लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता। अब उनके गुरुजी को पता चल जाता है कि देखो ये जो गांव है ये ठीक नहीं दिख रहा है, तो चलो यहाँ पे हम नहीं रहेंगे क्योंकि ये गाँव हमारे लिए उचित नहीं है, यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ है। वो उसको बोलता भी कि चलो यहाँ से, पर वो क्या करता है, जो गोवर्धन दास है वो मना कर देता है लालच में कि नहीं, यहाँ पे सब टके सेन में मिलता है और कम कीमत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो लोभ के कारण वो उसी गांव में रुक जाता है। फिर चौथे दृश्य में क्या होता है, चौथे दृश्य में अंधेरी नगरी का जो राजा, चौपट राजा है, उसके दरबार में न्याय का चित्रण किया गया है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाए जाने का जिक्र है। देखिए फिर क्या करते हैं, वहाँ पे जो फरियादी आता है वो न्याय की मांग करता है कि उसकी बकरी जो है वो दब के मर गई है और इसके कारण फांसी की सजा दो, ठीक है। तो कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर पांचवें दृश्य में मिठाई खा खाकर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश देता है, ठीक है, क्योंकि फांसी का जो फंदा है वो दुबले कोतवाल के गर्दन पर बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बताएं कि राजा न्याय कैसे करता है, वो बोलता है कि पहले जो कल्लू बनिया है
उसकी दीवार गिरने के कारण बकरी की मौत हुई है तो उसे देना चाहिए। तो वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम मेरे कारण नहीं हुआ, दीवार तो किसी और ने बनाया है। ऐसा ऐसा करते करते फिर क्या करे, तो फिर कोतवाल को सजा दी जाती है और कोतवाल के लिए फांसी का फंदा तैयार होता है। पर वो क्या हो जाता है, वो बड़ा फंदा तैयार हो जाता है और कोतवाल दुबला रहता है। तो अब बड़े फांसी के फंदे के लिए कोई बड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति चाहिए। तो कौन फंस जाता है, गोवर्धन फंस जाता है। तो छठवें दृश्य में बताया है कि गोवर्धन को क्या करते हैं, गोवर्धन को पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। पर जब ये बात उनके गुरुजी को पता चलता है तो गुरुजी आते हैं और फिर शमशान भूमि आने के बाद क्या करते हैं, अपने शिष्य को छुड़ाने के लिए वो प्लान बनाते हैं। ठीक है, फिर गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं कि वो प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। तो दोनों गुरु और चेला है वो लड़ने लगते हैं, तीनों ही लड़ने लगते हैं कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो, क्योंकि गुरुजी के अनुसार शुभ घड़ी पे मरने वाले सीधा स्वर्ग जाएंगे। अंत राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। तो वो बोलता है कि राजा बोलता है कि नहीं, तुम लोग क्यों फांसी में चढ़ेंगे, शुभ मुहूर्त में यदि जिसको भी फांसी लगेगी वो स्वर्ग में जाएगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और मुझे स्वर्ग प्राप्ति का अधिकार है। तो इस प्रकार से अन्यायी व मूर्ख राजा स्वतः का ही विनाश कर देता है। तो इसमें ये बताने का प्रयत्न किया है। और इस नाटक को लिखने का मेन मकसद क्या है कि इस नाटक के माध्यम से हमारे समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है और उस राजनीतिक व्यवस्था में बैठा जो लीडर है, जो नेता है, उसको बताने का प्रयत्न किया है कि यदि वो योग्य होगा तो योग्य प्रशासन ढंग से चला सकता है, पर यदि वो अयोग्य होगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी, यदि वो मूर्खहीन राजा होगा तो वो अपने प्रजा के बारे में कैसे सोचेगा। तो उसको यही दर्शाने का प्रयत्न किया है कि यदि तुम अयोग्य व्यक्ति को उस गद्दी पे बैठाओगे तो तुम अपना ही विनाश करेंगे। ठीक है, जनता अपना ही विनाश करेंगी। यदि वो अयोग्य व्यक्ति को चुनकर नेता बनाएंगी तो वो नेता के हित के बारे में नहीं, अपने भोग विलास के बारे में सोचेगा। तो ये बात को समझाने के लिए भारतेंदु जी ने इस तरह का नाटक लिया है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, अब इस नाटक में क्या विशेष तथ्य है वो भी समझने का प्रयत्न करते हैं। अंधेरी नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है, ठीक है ना। लेकिन इस रचना का उद्देश्य उस समय की अंग्रेज सरकार की शासन प्रशासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करना था, जिसकी न्याय प्रणाली दोगली थी, जिसका राजा मूर्ख था। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया कि जब ये नाटक लिखा गया था उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था और उस समय जो राजे रजवाड़े थे, जाहिर सी बात है कि वो अयोग्य व्यक्ति थे। नाटक में गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग किया है। इस नाटक में गद्य और पद्य, कहीं कहीं गाने का प्रयोग भी हुआ है, ठीक है ना, कहीं कहीं विशेष करके पंक्तियां आई हैं। तो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हुआ है। इस नाटक में सभी चीज़ें टकेसेर बिकती हैं। गुरु महंत ज्ञानी और बुद्धिजीवी का प्रतीक माना जाता है। इसमें जो गुरु महंत है वो ज्ञानी और बुद्धिजीवी का प्रतीक माना जाता है, जो अपने पूरे देश का एनालिसिस करके वो ये बताते, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके वो यही बताने का प्रयत्न करते हैं कि यदि योग्य राजा को गद्दी पे बैठाएंगे तो वो तुम्हारा हित करेगा, वो जनता की भलाई करेगा, परंतु अयोग्य व्यक्ति को बैठाएंगे तो वो भोग विलास में ही लिप्त रहेगा और अपना भी नुकसान करेगा, देश का भी नुकसान करेगा और अपनी मूर्खता के कारण वो देश का नुकसान तो करेगा जाहिर, और साथ में अपना भी नाश करेगा। तो यही बताने का प्रयत्न किया है। तो आशा करते हैं निष्कर्ष में हम यही बोल सकते हैं कि अंधेर नगरी नाटक का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है कि जनता जागृत हो, जनता सचेत हो और योग्य व्यक्ति का चुनाव करें, जो उनका नेता बने। उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो राष्ट्र का विकास करे, देश का विकास करे, जनता का विकास करे और अपने देश को उज्जवल बनाने के लिए अपना समर्पण करे, ना कि भोग विलास में लिप्त रहे। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी या ये नाटक समझ में आया होगा। धन्यवाद।